9th स्टैंडर्ड गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन और इस पाठ का साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। आप लोगों ने लेखक का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन का नाम सभी ने सुना है और सभी उनको पहचानते भी हैं। तो उनके पिता हैं ये हरिवंश राय बच्चन। वो एक एक्टर है और ये हरिवंश राय बच्चन एक लेखक कवि है। तो ये पाठ जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंश यहाँ पे लिखे हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उनका परिचय। तो उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और उनका निधन सन 2003 ईस्वी सन में हुआ था। कि यहाँ पे श्यामा टाइटल के अंदर नाम है श्यामा। तो हरिवंश राय बच्चन जो है उनकी प्रथम पत्नी, उनका नाम था श्यामा और उनकी दूसरी पत्नी है तेजी बच्चन, जिसके संतान अमिताभ बच्चन है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी जो है श्यामा, उन्होंने लेखक की बीमारी किस प्रकार खुद पर ले ली, हरिवंश राय बच्चन की बीमारी जो है वो किस प्रकार खुद ले ली, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। तो आइए देखते हैं पहले लेखक परिचय। कि हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है कि हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने वैसे तो विपुल मात्रा में यानी कि बहुत सारी रचनाएं की है, बहुत सारा साहित्य सर्जन किया है, लेकिन उनकी एकमात्र कृति है, उनकी वजह से उनका नाम जो है वो अमर हो गया। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात यानी कि बाद में दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था और लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कि पहले यहाँ बताया ना कि हरिवंश राय बच्चन का नाम एकमात्र कृति से अमर हो गया, तो वो कौन सी कृति है? मधुशाला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां, ये दोनों काव्य पंक्तियां जो है वो मधुशाला काव्य की है। कि जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तम रंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। कि उनकी आत्मकथा है, उनका नाम क्या है? बच्चन जी की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। और ये पाठ जो है और ये क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखी हुई है। और मेरी बीमारी श्यामा ने ली ये आत्मकथा अंश है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक पूरी आत्मकथा है और उस आत्मकथा के एक छोटा सा अंश यहाँ पे उन्होंने पाठ के रूप में लिखा है।
जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। कि यहाँ पे टाइटल ही है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, तो वैसे हम सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की बीमारी दूसरा व्यक्ति किस प्रकार ले सकता है। तो यहाँ पे कि सेवा करते करते, कि बच्चन जी बीमार थे पहले, तो उनकी सेवा करते करते पत्नी श्यामा जो है उन्होंने बच्चन जी की बीमारी खुद पर ले ली। और बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है कि प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ इस युग का चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है कि इस पाठ का शीर्षक जो है वो एकदम योग्य ही है, ऐसा लेखक कहते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। ये लेखक के अपने शब्द है। आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी कि शब्द है दुलराना यानी कि लाड़ प्यार करना। कि लेखक क्या कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को कभी भी लाड़ प्यार नहीं करता था। हम सब क्या करते हैं, अगर हमें जरा सी भी कोई भी तकलीफ हो, सामान्य जुकाम हो, बुखार हो, तो भी हम क्या करने लगते हैं, हमारी बीमारी को लाड़ प्यार करने लगते हैं, यानी कि आराम पर उतर जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, बराबर सेवा चाहिए। तो लेखक ये सब करते नहीं थे कि वो कभी भी अपनी बीमारी को लाड़ प्यार नहीं करते थे। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय यानी कि निडर। लेखक क्या कहते हैं कि मैं सच कहता हूं कि मैं कभी भी बीमारियों से डरा नहीं था, मैं निर्भय था। बीमारियों के प्रति मैं कैसा था, निडर था। शायद मैंने गांधी जी के ही एक लेख में कहीं पढ़ा था कि हरिवंशराय बच्चन जी ने गांधी जी के लेख में कहीं पर ये पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, बराबर, कि बीमार होना एक गुनाह है। ऐसा किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। कि कहीं पर ऐसा लिखा होगा, उन्होंने वो लेखक ने पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है। ऐसा क्यों है, तो भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है जिसका अगर हम अच्छी तरह से ख्याल न रख सके और उस शरीर को हम बीमार कर दे तो हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा कौन मानता था, गांधी जी मानते थे कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही तो है, बराबर। कि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, उसे अगर हम हेल्दी नहीं रखे, स्वस्थ नहीं रखे तो हम एक गुनहगार है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था कि लेखक ने क्या कहा, तर्क यानी कि विचार। कि लेखक कहते हैं कि गांधी जी के इस विचार को, कौन से विचार को, कि बीमार होना एक अपराध है, इस विचार को मैं कुछ आगे ले गया, यानी कि लेखक ने उसमें कुछ ज्यादा ऐड कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अपराधी को दंड देना चाहिए, बराबर। सही बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह करे तो उसे दंड मिलता ही है। तो वैसे ही हम अगर हमारे शरीर को स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हुए और इस अपराध के लिए हमें दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, यानी लेखक कहते हैं कि मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। लेखक क्या कहते हैं कि अगर मुझे कोई ये छोटी मोटी ये सब बीमारियां होती तो मैं कभी भी खटिए पे लेटता नहीं था
और हम सब क्या करते हैं, इनमें से एक भी कुछ भी जरा सा भी हुआ तो सो जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि ऐसी बीमारी में तो आराम करने के बजाय मैं और भी ज्यादा अपने आप से काम करवाता था। मुझे भरे बुट बुखार में, भरे बुट यानी बहुत तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। कि लेखक जो है वो ट्यूशन भी कराते थे, स्कूल में भी पढ़ाते थे। तो लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार आता था, तभी ऐसी हालत में भी मैं रात में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। लेखक क्या कहते हैं कि बुखार आता है तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तो उस बुखार की गर्मी में तो मैं और भी तेजी से, जल्दी से, झड़प से और जोश से विद्यार्थियों को पढ़ाता था। कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक ने क्या कहा है कि मजदूरी करके जो लोग रोटी कमाते हैं उन लोगों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। कि बीमारी अमीरों की हरामजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। हरामजदगी यानी कि हरामीपन। कि जो व्यक्ति मजदूरी करके पूरे दिन मजदूरी करता है और शाम को पैसे कमाता है और उससे रोटी लाता है और खुद का और अपने परिवार का पेट पालता है, तो अगर ऐसा मजदूर किसी दिन बीमार हो गया और आराम करने लग गया तो उस मजदूर और मजदूर का परिवार खाना किस प्रकार खा सकेगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले व्यक्ति को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। कि अगर उसे बीमारी की हालत में भी उसे काम करना पड़ता ही है। कि बीमारी कैसे लोगों की है, अमीरों का हरामीपन है। हरामजदगी यानी हरामीपन है, गरीबों को कभी भी उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। कि बीमारी तो अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और पैसे होने के कारण वो काम चोरी चला लेते हैं कि चलो मुझे आराम करने की जरूरत है, एक दिन दो दिन में आराम कर लूंगा, मेरे पास तो पैसे है ही, मुझे खाने पीने की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ऐसा कौन सोचता है? अमीर। लेकिन गरीब जो है उनको तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। अगर वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे और आराम पर उतर जाएंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। बराबर। इसलिए लेखक ने कहा है कि गरीब व्यक्ति को हमेशा बीमार होने से बचना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। कि लेखक जो है, सहायक शब्द है, सहायक यानी मदद। कि हरिवंश राय बच्चन लेखक है, शिक्षक भी है, वो बहुत सारे काम करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब मुझे ऊंचा बुखार आता है तो वो बुखार मुझे लिखने में एक प्रकार का मदद रूप होता था, प्रेरणा देता था और प्रोत्साहन भी देता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। कि शरीर फीवर होने पर, बराबर, बुखार आने पर शरीर के अंदर मानो एक प्रकार की आग जैसी जलने लगती है, हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि इस बुखार की गर्मी जो है उससे मेरी अनुभूतियों, मेरी संवेदनाओं को ताप मिलता था और जिसमें गल पिघल कर कि उस बुखार के ताप में मैं गलता था, पिघलता था, मेरा हृदय भी ढलता था। और एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। कि जो गर्मी मिलती थी मुझे बुखार से, वह एक प्रकार की भट्ठी जैसी मेरे सीने में चलती थी और उसकी वजह से मेरा विचार जो है, मेरी भाव, मेरी कल्पनाएं जो हैं वो उछल कर बाहर आती थी और मैं बहुत अच्छी तरह से लिख पाता था। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। शब्द है यहाँ पे अदबदाना यानी जबरदस्ती। कि लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बुखार में मैंने कभी भी जबरदस्ती लिखा है, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। बराबर। कि अगर लेखक लिखना चाहते थे तो बुखार उनके लिए कोई बाधा नहीं बनता था। अगर हमने काम करने की ठान ली है तो बीमारी भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल यानी कि नित्य नियम के अनुसार। कि अगर मुझे हल्का बुखार होता था
तो ऐसे उसे तो मैं इग्नोर ही करता था, ऐसे बुखार को तो मैं इग्नोर करता था। और ऐसी हालत में तो मेरे सब काम कैसे होते थे, नित्य नियम के अनुसार ही होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता, पट से यानी झट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि कोई अगर मेरा बदन छूकर, शरीर छूकर मुझे कहे कि तुम्हें तो बुखार आ रहा है, तो मैं उन्हें झट से जवाब दे देता कि बुखार भी है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने, एक अंग्रेजी साहित्यकार है किपलिंग, उन्होंने अपनी आत्मकथा में, बायोग्राफी में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। जिस प्रकार हमारे लेखक हरिवंशराय बच्चन जो है वो बीमारी में काम करते थे, उसी प्रकार ये अंग्रेजी लेखक है किपलिंग, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी मुझे बुखार में भी काम करना पड़ता था। और जब वह बुखार में होता था, यानी कि जब किपलिंग बुखार में होते थे, तो और भी अच्छी कहानियां वो लिखते थे। कि आज तक ये इतना ही हम देखते हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।